नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो मैथ्स की सीरीज शुरू की है उसका नया सेशन मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले 2 पार्ट मैंने बना चुका है मैथ्स का, उन दोनों पार्ट को आप जाकर जरूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। ये कहाँ मिलेगा? तो हमारे यूट्यूब चैनल जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो जितने भी टॉप के MCQ हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे उनका हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप सभी जाकर वहाँ देख सकते हैं। साथ ही मैं ये बताऊंगा कि जो महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई है, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि चैप्टर वाइज कराना चाहिए या फिर ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए। तो जितना समय मुझे मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं जल्द से जल्द आपको ये अवेलेबल करा पा रहा हूँ कि चैप्टर क्वेश्चन वाइज की इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी आधार पर मैं उन सभी सेक्शंस को कवर करते जा रहा हूँ। अगर आपको और भी ज़्यादा डीप में पढ़ाई करना है तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, महिला पर्यवेक्षक कोर्स को, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके हमारी कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही उस कोर्स से संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी क्योंकि हम सभी चीज़ों को वहाँ अवेलेबल करा रहे हैं, जितने भी भाग आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। हमारे जो टॉप के फैकल्टी से तामेश सर हो गए, योगेश सर हो गए, उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो उस तरीके के माध्यम से पढ़ाया हुआ है। सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी। आप जल्द से जल्द उस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। जितना आप लेट करेंगे उतना ही आप दूसरों से पीछे होते जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर, अब आगे चलते हैं। आज जो ये सेशन है उसमें मैं आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इससे पहले 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज हम 27वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आई होप आपको ये सेशन जो हम लेकर आ रहे हैं, सीरीज जो लेकर आ रहे हैं, आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। आगे आपके रिस्पांस के ऊपर हम आगे चल के मैथ्स के सब्जेक्ट वाइज भी चैप्टर आपके सामने लेकर आएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो आप अपना कमेंट हम तक पहुँचाते रहिएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सेशन। अभी 27वां क्वेश्चन को डील करते हैं आज। इसमें बोला गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 38% मत मिला और वह 9600 मतों से हार जाता है। 38% वोट तो मिला उसको, कितना? 38% वोट मिला, लेकिन फिर भी वो 9600 मतों से हार जाता है। तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो मान लिया मैंने वैध मत कितने थे, 100% वैध मत थे, 100% वैध मत थे मान लिया। 2 ही उम्मीदवार थे बोल रहे हैं, उनमें से एक को 38% मत मिले हुए हैं। 38% मत मिले हुए हैं मतलब दूसरे को कितना मिला होगा? जाहिर सी बात है 62% वोट उसको मिले होंगे। ठीक, 62% वोट मिले हुए हैं। फिर भी जो 38% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है वो 9600 मतों से हार रहा है। 9600 मत अब कितने के बराबर होगा? एक को 38% मिल रहा है, एक को 32% मिल रहा है और 9600 मतों से हार रहे हैं, मतलब पक्का ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अगर मुझे 5 वोट मिले, सामने वाले को 6 वोट मिले, तो हम दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। कैसे पता चला? घटाने से। तो सेम ये जो 9600 मत है वो परसेंटेज के रूप में कितना होगा, ये मैं कैसे याद कर सकता हूँ कि पहले वाले को कितना % वोट मिला है और दूसरे वाले को कितना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 24%। 24% वोट का डिफरेंस है और ये किसके इक्वल है? तो ये 9600 के इक्वल है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% होता है, मैं बताया हूँ 100% हमने माना हुआ है। तो अगर 2400% बराबर 9600 है तो 100% बराबर कितना होगा? ये x लेके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, परसेंट को हटाऊंगा तो परसेंट हटाने से क्या आ जाएगा उसकी जगह? बटे 100।
और ये x लिया हुआ कि वो वैल्यू x है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 4 बार में जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 40,000। 40,000 ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो इसी प्रकार से बनाना होगा। जितने भी आपके चुनाव वाले प्रश्न आते हैं कि वैध मत कितने होंगे पूछे जाए, सामने वाले को कितना वोट मिल रहा है ये पूछा जाए, तो कम से कम एक वैल्यू आपको दी होगी, या तो कुल मतों की संख्या दी होगी या तो किसी एक पर्सन को प्राप्त मतों की संख्या दी होगी, और इसी पैटर्न में आपको फॉलो करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां नंबर। इसमें बोला गया यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ये क्या होता है एसपी, उसके क्रय मूल्य क्या होता है सीपी से 20 रुपए अधिक है और उसका मूल्य 250 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वे में पूछा गया क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बोल दिया एसपी माना हुआ था, मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ यहाँ, और क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब सीपी से 20% अधिक है, सॉरी 20 रुपए अधिक है, तो 20 रुपए मैं उधर ऐड कर दूंगा। एसपी जो है सीपी से 20 रुपए अधिक है, तो 20 रुपए जिधर जिससे अधिक बोले, जिसका अधिक बोले उसी के साथ जोड़ा या घटाया जाता है, गुना या भाग किया जाता है। तो क्रय मूल्य से बोला तो क्रय मूल्य के साथ मैंने जोड़ दिया सीपी के साथ, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बोला कि इसका मूल्य 250 रुपए, किसका मूल्य, किसी वस्तु जो बोला गया जो वस्तु उसका मूल्य 250 रुपए, ये कौन सा रुपया होगा, उस वस्तु का जो मूल्य बताया गया वो कौन सा रुपया होगा, जो आप खरीद कर लाए हैं, मतलब आपने जो क्रय किया है, आपने जो परचेस किया था वो वाला होगा। तो परचेस मतलब ये था कॉस्ट प्राइस, जो हम खरीद के लाते हैं वो सीपी कहलाता है क्रय मूल्य, और हम जो बेचते हैं वो विक्रय मूल्य कहलाता है एसपी। तो ये उसका मूल्य 250 रुपये है, 250 रुपये मतलब सीपी है, 250 रुपये यहाँ रख दिया, तो ये एसपी कितना निकल गया, ये आपका 270 रुपये आ गया। अब 270 रुपये आ गया एसपी, सीपी की वैल्यू मैंने बताया 250 रुपये ही सीपी है। पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो जो अंतर है वही उसका लाभ परसेंट होगा। अगर रुपए में पूछता तो 20 रुपये अधिक हमारा, मतलब 20 रुपये ही उसका लाभ था, 20 रुपये ही उसका लाभ था, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, परसेंट में चाहिए। तो ये 20 रुपये, ये जो 20 रुपये है वो लाभ प्रतिशत है या कमी प्रतिशत है, या क्या बोलना चाहिए हानि हुई है, ये किस बेस पर बताओगे कि आपने जितने में खरीदा था और सामने वाले को आपने जितने में बेचा है, उसका डिफरेंस आपको बता देता है कि आपको लाभ हुआ है या हानि। अब जब उसको परसेंट के रूप में लिखना हो तो जितने लाभ या हानि रुपए में हुई है उसको लेना, साथ ही जितने में आपने खरीदा था उससे डिवाइड कर देना। कितने में खरीदा था 250 में, और इसी में तो आपको लाभ या हानि हो रहा है, 250 रुपये में ही लाभ या हानि हो रहा है, तो 250 रुपये में 20 रुपये का मुझे लाभ हुआ। ये 20 रुपये कितना परसेंट होगा, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 बार में जाएगा, आएगा आपका आंसर 8%। तो 8% की लाभ होती है, 8% का लाभ होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत ही आसान था, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां नंबर। इसमें बोला गया है यदि एक शंकु की ऊंचाई मान लिया h, शंकु की त्रिज्या की तिगुनी, त्रिज्या को मान लिया r, यही मानते चलते हैं, फॉर्मूला जो रहता है उसमें h और r, इसकी तिगुनी है बोला है, ठीक है। तब त्रिज्या के पदों में इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, तिर्यक ऊंचाई। शंकु कुछ इस प्रकार रहता है, आपने देखा होगा, अगर इस प्रकार से बनाओ तो ये ऐसा दिखेगा, अगर उल्टा इसी को बनाओ तो ये इस रूप में दिखता है शंकु, ठीक है। अपन ये वाले को लेकर चलते हैं, ये आपका शंकु हो गया। अब इस शंकु में बोल दिया था उसने ऊंचाई h, ऊंचाई दे दिया था, ये ऊंचाई मैंने मान लिया कि भाई इसका जो ऊंचाई था, ये वाला ऊंचाई वो कितना था, h था। त्रिज्या कितनी थी, h यहाँ तक ले, त्रिज्या कितनी थी, r है मान लिया। और तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, ये कोने वाला, ये जो तिरछा ऊंचाई गया है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको मैंने माना l, ठीक। अब यही तिर्यक ऊंचाई मुझे ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो पूछा गया है। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √h² + r², ये होता है आपका तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। कैसे आता है सर, ये किसी ने पूछा हुआ था कमेंट में कि फॉर्मूले को भी समझाइए, तो फॉर्मूला किसी फॉर्मूले को नहीं समझाया जा सकता इतने कम समय में, ठीक। क्वेश्चन छोटा है इसलिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कि ये कैसे आया है। तो देखो, ये जब इस वाले आप ट्रायंगल में देखेंगे, ये एक ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल आपको एक समकोण त्रिभुज के जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए
समकोण त्रिभुज का जब समकोण त्रिभुज के जैसा दिखाई देगा तो ये एल था, तो ये वाला पोर्शन भी एल ही होगा ना, क्योंकि समान है, तो ये एल था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज में? कर्ण। ये हो जाता है लंब, ये हो जाता आधार। तो लंब का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये लंब मतलब एल का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस फॉर्मूले को जानते होंगे, समकोण मतलब पाइथागोरस प्रमेय आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है, क्योंकि वहाँ 90 अंश का कोण बनता है। समकोण त्रिभुज क्या? जिसमें 90 अंश का कोण बने, और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो एल तिर्यक ऊंचाई है, सबसे बड़ी भुजा, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो वही किया। और इसी को जब मैंने यहाँ लिखा और स्क्वायर को पक्षांतर कर दिया, स्क्वायर जब पक्षांतर होता है, वर्ग जब पक्षांतर होता है तो वर्गमूल बन जाता है। अगर घन होगा, घन को पक्षांतर करोगे तो घनमूल लग जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि जब हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, मतलब यहाँ 2 होता है, वर्गमूल में 2 रहता है। अगर ये घनमूल होता तो आपको यहाँ पर बताया जाता कि यहाँ पर 3 आएगा। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा 3 लिखा मिले तो इसका मतलब होगा कि ये घनमूल है, अंदर से 3 की जोड़ी बाहर निकलेगी। अगर कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पर 2 है, मतलब ये वर्गमूल है, वहाँ से 2 की जोड़ी बाहर निकलेगी। जितने भी का भी ये रूट रहेगा उतने का यहाँ पावर रखा रहेगा, 4 5 6 7 जितना भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अब ये फॉर्मूला है, इस पर हम पुट कर सकते हैं। पुट करने से पहले हमको पता होना चाहिए, एल निकाल रहे हैं तो एच और आर की वैल्यू। एच की वैल्यू पता है क्या? तो पहले लाइन में दिया गया था कि शंकु की ऊंचाई एच, शंकु की त्रिज्या आर की 3 गुनी है, मतलब एच जो है आर की 3 गुनी है, ठीक है। बाकी वैल्यू नहीं लिखा है, यही ले लेते हैं। एच को ले लिया 3r, और क्या था ये? वर्ग था, वर्ग ले लिए आर का स्क्वायर। ये बना आपका 3 3 9 और 9 हो गया, आर का आर स्क्वायर हो गया, प्लस फिर इसका हो गया आर स्क्वायर। ये क्या हो गया टोटल? 10r स्क्वायर। तो मैंने बताया यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है, तो जिसका भी 2 का जोड़ी बनेगा या जो भी वर्ग के रूप में होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो r जो है वर्ग के रूप में है तो r आगे बाहर निकल जाएगा, तो आपका r निकल गया, तो ये अंदर में क्या बचेगा? रूट। तो आपका r 10 अंडर रूट 10 या फिर रूट 10 इंटू आर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं पर दिया होगा ये वाला, ये यहीं तक है। अगर r तक भी अगर रूट लगा होता तो ये यहाँ तक जाता ना, तो इतने को ध्यान में रखना होता है ऑप्शन को कि रूट आपका गया कहाँ तक है। अगर पूरे में रहता तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, यहाँ कोई और ऑप्शन इसमें दिया रहता सही आंसर, लेकिन अभी रूट केवल 10 तक है, आर में नहीं है, तो यही आंसर है, क्योंकि आर रूट से बाहर निकल चुका है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 5:7 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? अब बेलन बोला है, बेलन की आकृति सबको पता होगा, सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ इस तरीके से होती है। ये बेलन है, ये बेलन है। मैंने मान लिया कि इसकी त्रिज्या जो है वो क्या है? इसकी त्रिज्या मैंने मान लिया r, इसका हाइट मैंने यहाँ से मान लिया यहाँ तक, ये जो आ रहा है वहाँ तक, ये मान लिया मैंने h, ठीक। ये और इसमें कुछ दिख रहा है नहीं, ये r एक त्रिज्या हो गया, एक ऊंचाई एक h होगी, इतना ही हो सकता है बेलन में, ठीक। अब बेलन में बोला गया है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब ये आता कैसे है? तो वक्र पृष्ठ मतलब होता है जो इसका चारों ओर का एरिया है उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो चारों ओर में क्या आएगा? ये आएगा आपका, मतलब ये जैसे ये सर्कल है तो इसका ये चारों ओर आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ बोल दिया जाएगा तो ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग वो भी आ जाता है। तो जब वक्र पृष्ठ बोले तो सिर्फ चारों भाग को लेना है, और संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ऊपर और नीचे को भी, तलों को भी लेके चलना पड़ता है। तो अभी वक्र पृष्ठ बोले तो 2πr/h। ये कैसे आया सर? तो h तो दिया है, इसका जो हाइट है h, ये मान लीजिए एक बेलन है तो इसका हाइट है h, तो h तो आएगा ही वक्र पृष्ठ में। फिर बोला चारों ओर, तो ये सर्कुलर रहता ना, बेलन की आकृति क्या होती है? सर्कुलर रहती है। सर्कुलर में मतलब वृत्त, वृत्त के आकार में है तो उसका परिधि होता है ना 2πr परिधि होता है, मतलब ये h लंबाई तक 2πr का जो क्षेत्र है उसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो 2πr ले लिए हम लोग क्योंकि ये सर्कुलर होगा, और h उसका हाइट है, मतलब उसने एरिया में वो उतना एरिया वो घेर रहा है, तो 2πr × h, ठीक। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। आयतन क्या होता है? तो आयतन का भी अपना फॉर्मूला होता है बेलन का, इसका होता है आयतन का फॉर्मूला πr² h। आयतन
आयतन का अर्थ ये हो जाता है कि अगर किसी चीज को कहीं पर रख रहे हो तो वहां से वो कितना स्थान घेर रही है। जैसे वक्र पृष्ठ में बताया, स्थान घेरने का मतलब उसके चारों ओर का क्षेत्र कितना आ रहा है। मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, तो मेरा वक्र पृष्ठ क्या होगा, मेरे सर से लेकर पांव तक चारों ओर। और जब मेरा संपूर्ण पृष्ठ बोले तो ये जो सर वाला भाग है और जो पांव का तला वाला भाग होता है उसको भी ऐड कर लेंगे, वो आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। उसी प्रकार आयतन क्या होता है कि मैं जो खड़ा हूं, अगर मैं कहीं पर खड़ा हो रहा हूं, पानी में हूं या हवा में हूं, तो वहां से कितना एरिया हटाता हूं, वो आपका आयतन हो जाता है कि इतने जगह को इसने घेरा है, इतना जगह हटाया है करके। ठीक है, आयतन सबसे सिंपल वे मैंने बताया कि क्या होता है आयतन और क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें जो पूछा था दोनों मिल गया, इसका अनुपात दे दिया गया था, तो मैं भाई इसको लिख लेता हूँ 2 पाई। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है मेरा, तो उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा चलिएगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इनका अनुपात क्या दिया था, 5/7। अब यहीं से इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आर की वैल्यू यहीं से मेरे मुझे प्राप्त हो जाएगी। पाई और पाई आपस में कैंसिल हो गए, एच और एच कैंसिल हो गए, एक आर स्क्वायर था तो एक आर कटेगा तो एक आर बच जाएगा। तो ये बचा था 2/r, 2/r बचा था, लिख लेता हूँ नीचे। और ये 5/7। अब तिर्यक गुना कर लेंगे, आर उधर चले गया, आपका 7 इधर आ गया 14, और ये 5 इसके साथ आया रहेगा, इधर जाएगा तो आया रहेगा। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ भेज देता हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ भेज दिया तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2.8। तो 5 10 4 बचा, 10 लिए 0 लगाया तो 5 8 40, 8 बार में गया, तो 2.8 आपकी त्रिज्या हो जाएगी जो पूछा था। और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया है। आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर के क्वेश्चन में। इसमें बोला गया है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6600 रुपए का मूलधन 8 वर्ष की अवधि में 12,936 रुपए हो जाता है बोला है। तो क्या होगा, अगर आपने पिछला 2 लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि हो जाता है का अर्थ होता है कि मिश्र धन की बात करी, कोई धन हो गया, इतना हो जाता है, हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आपका हमेशा मिश्र धन होता है, तो ये आपका मिश्र धन होगा। फिर मूल ब्याज की दर की 3/4 पर 5 वर्ष में 48,000 रुपए का मिश्र धन कितना होगा। 48,000 रुपए बस बोल दिया है और मिश्र धन पूछ रहा है, तो रुपए दिए गए रुपए हमेशा क्या होता है, पी मतलब मूलधन होता है। मिश्र धन कितना होगा, इतने रुपए का कितना होगा ये पूछ रहा है। अभी मुझे क्या बोला गया, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6600 रुपए, मतलब ये पी था मूलधन, 8 वर्ष की अवधि में इतना हो जाता, मतलब ये था ए, अवधि दे दी गया टी। मूल ब्याज दर अभी कहीं पर मुझे दर बताया गया था क्या, नहीं बताया गया था। अगले लाइन में बोल दिया कि मूल ब्याज दर की 3/4 पर 5 वर्ष में 48,000 रुपए का मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए पहले तो मुझे ब्याज निकालना होगा, जो ब्याज मैं निकालूंगा उसे मूलधन में ऐड कर दूंगा तो मेरा मिश्र धन निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पहले तो 3 चीज पता होना चाहिए ब्याज निकालने के लिए, एक तो मूलधन, समय और दर। तो मूलधन तो पता है, दर पता, समय पता है, दर पता है क्या, नहीं पता है। दर कहाँ से निकालूंगा, जहां 3 चीजें दी हुई वहां से दर निकल जाता है। तो यहां पर मुझे पता था मूलधन, यहां पता था मुझे वर्ष, और पता था क्या, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है मैंने बताया, मूलधन धन ब्याज, बचपन से आपने पढ़ा होगा। तो अगर मिश्र धन में मैं मूलधन घटा दूं तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा, जी प्राप्त हो जाएगा। ब्याज प्राप्त हो गया, मूलधन पता है, वर्ष पता है, तो वहां से मैं दर निकाल लूंगा। ठीक है, अब इसी को यहां अप्लाई करते हैं। तो बताया गया था 12,936 रुपए हो जा रहे हैं, मिश्र धन है ये। और मिश्र धन यहाँ मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, इस वाले सेक्शन में सूत्र रहेगा, आप लिख लीजिएगा। ए बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट है तो यही होगा, यहाँ लिखा भी गया साधारण ब्याज, तो ऐसा ही लिख दिया मैंने, ये होता है। अगर मुझे ब्याज चाहिए तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही हम करेंगे अभी। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो ये मेरा ए है, मैंने बताया हुआ है, माइनस पी कितना है, 6600 रुपये। 6600 रुपये घटाएंगे तो क्या आएगा, अरे सॉरी 636 रुपये, ये ब्याज आ गया। अब इसी 636 रुपये जो मेरा ऐसा ही निकला था, इसमें मैं मूलधन गुना
दर मुझे निकालना है, समय मुझे पता है, बटे 100, या इस फॉर्मूले से दर निकाल लूँगा। 6 बार में गया, फिर 6 से जाएगा 36, तो फिर 8 बचे, 8 से जाएगा, तो ये आपकी R बराबर 12 आ गया। इधर केवल R बचा ना, और इधर 12 बचा, तो R बराबर 12%। अब ये R क्यों निकाला था मैंने, क्योंकि पूछा था यहाँ पर मूल ब्याज दर मेरा निकल गया 12 की 3/4 दर पर 5 वर्षों में 48,000 रुपये का मिश्रधन कितना होगा। तो इस मिश्रधन के लिए मुझे दर की आवश्यकता थी, रेट की आवश्यकता थी, तो वो मैंने निकाल लिया। इतना आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आगे। अब ये मिश्रधन मुझे चाहिए, तो मिश्रधन के लिए मूलधन तो पता है लेकिन ब्याज नहीं पता, तो ब्याज मैं निकाल लेता हूँ। तो SI ये 2 कर लेना, ये 1 है, ये 2 कर लेना, 2 मैं निकाल रहा हूँ। तो मुझे पता है मूलधन 48,000 रुपये, यहाँ पर 48,000 रुपये दिया ना मूलधन, तो मैं इस मूलधन को लूँगा। समय मुझे पर यहाँ 5 वर्ष दिया, तो इस 5 वर्ष को लूँगा। दर मुझे क्या लेना है, तो दर बोला गया था क्या, मूल ब्याज दर की 3/4 दर पर। तो दर कितना था मेरा, यहाँ 12 था। अब इस 12 R बराबर, ये R1 ले लेना, या R2, इस 12 की 3/4 मैं निकाल लेता हूँ। 4 तिया 12, 3 तिया 9, मतलब 9%। ब्याज क्या आ जाएगा, 9%, और बटे 100% हटता है तो बटे 100 आ जाता है। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 00 कट गया, $21,600। अब ये 21,600 क्या है, ब्याज है। अब मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन धन ब्याज, ब्याज निकल गया। मूलधन कितना था, 48,000 था, यहीं पर मैं जोड़ दे रहा हूँ 48,000, तो ये 0 0 या 6 आएगा, ये 0 है, ये 6 आ गया, ये 9 6 2, तो 69,600 रुपये। ये आपका ऑप्शन नंबर है, 69,600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो इजी था, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना था। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड था। साधारण ब्याज के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, बस ये लेंदी हो गया है, ये कठिन नहीं था ये सवाल, बस लेंदी हो गया है। तो इस वजह से थोड़ा सा समय लग सकता है एग्जाम में भी जब इसको बनाओगे, बट प्रैक्टिस प्रॉपर रहेगी तो आप आसानी से बना सकते हो। अब प्रैक्टिस प्रॉपर रखने के लिए क्या करना है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जाने हैं, ताकि आपका रेगुलर माइंड में जो कैलकुलेशन है वो आते रहे, आप प्रॉपर उस क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहो। और अपनी तैयारी कितनी अच्छी हो गई इसको बताने के लिए, जानने के लिए अब क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी के लिए भी, कोई अपने क्लास में टॉपर हो, कोई अपने क्लास में सबसे कमज़ोर हो, उसका आकलन हम क्लास के आधार पर तो करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज दिलाने से पता चलता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो क्लास में तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन जब वो टेस्ट सीरीज दिलाता है तो उसके नंबर कुछ अच्छे आ जाते हैं। वहीं पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाते, क्लास में तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में उनके नंबर उस तरीके से नहीं आ सकते हैं। तो वो कैसे आएंगे, लगातार टेस्ट सीरीज देते रहने से। टेस्ट सीरीज को आप हमेशा, आप एग्जाम दिला रहे हैं उस तरीके से दीजिएगा। अगर आप घर में बैठकर भी दिलाते हैं टेस्ट सीरीज, तो ये नहीं कि बेड पर लेट गए हैं और कहीं पर भी बैठकर उस टेस्ट सीरीज को दिला, प्रॉपर एक टेबल और चेयर लगाकर जैसे आप पेपर में बैठते हैं उस तरीके से दिलाएंगे, तो आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करेगा कि हमें पेपर में बैठकर कैसे एग्जाम दिलाना है, और आपको माइंड में लाना पड़ेगा कि हाँ मैं एक्चुअल में एग्जाम दिला रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट के लाइफ में। तो आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दिलाइए। अभी हमने हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस की तरफ से टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमम प्राइस पर लॉन्च किया हुआ है, तो जो भी महिला परीक्षा से संबंधित कैंडिडेट हैं वो सभी टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन अब आएगा, इसमें देखते हैं कि 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य क्या है। 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य वाला जो क्वेश्चन है रेयर आता है कभी कभार, लेकिन आ गया तो हम बनाए, हमको आ जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब समांतर माध्य के लिए कभी भी पूछे तो इसके लिए क्या करना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। अब 13 के प्रथम 8 गुणकों का समांतर माध्य बोले, समांतर माध्य के लिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे कि बताया नहीं सर ने। तो प्रथम पद ले लेना प्लस अंतिम बटे 2, ये आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। अब 13 के 8 गुणकों में प्रथम पद क्या होगा, खुद 13 ही होगा, पहला गुणक, प्लस
8वां गुना क्या होगा, 13 अट्ठे 104, 104 होगा बटे 2। ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 117 बटे 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा ये, 2 पंचे 10, 1 बचा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार सॉरी। गलत लिख दे रहा हूँ मैं, ये 8 है, 2 अट्ठे 16 और ये बचेगा आपका 1, तो ये 5 आएगा। मैं आगे पीछे लिख दे रहा था इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। ये आपका 58.5 आएगा। जब 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 17 है, तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, कभी भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरीके से आप बोल के करिएगा। बोल के करने से कहीं पर भी कन्फ्यूज़न नहीं आता है। हाँ, भले सामने वाला अगर आपके आसपास बैठने वाले को लगे कि कैसे बच्चे टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट वही आपको आगे चलकर लाभ देता है। तो बोलकर ही डिवाइड कीजिएगा। मैंने बोलना इसलिए अभी थोड़ा कम कर दिया क्योंकि पहले दूसरे वीडियो में मैंने बोला था तो किसी का कमेंट आया था कि, पर्सनल कमेंट आया था कि इतना कैसे बच्चे से आप बताते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। तो इसी तरीके से आप काटिएगा इसको, बहुत आसानी से ये हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही है। क्या बोला था मैंने, समांतर माध्य के लिए कुछ नहीं, पहला पद और अंतिम पद लेना होगा और आपको 2 से डिवाइड कर देना होगा, आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ये तो गुणकों के आधारित क्वेश्चन था। कहीं पर आपको मिलेगा एक सीरीज दे देगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 करके। अगर सीरीज में देख लीजिएगा आप, समान क्रम में वो बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंस सेम है और समान क्रम में बढ़ते जा रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अदरवाइज क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, जैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, सभी पदों को जोड़कर जितने पदों की संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो भी निकल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया एक चोर 120 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिस कर्मी तुरंत 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करता है। चोर पकड़ा जाता है। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो देखो, पहले तो लाइन में हमें बता दिया गया कि चोर और पुलिस के बीच में डिफरेंस कितने दूरी का है, 120 मीटर की दूरी का है। मतलब चोर, मान के चलिए चोर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। ये पुलिस खड़ा है और ये चोर था। चोर को मैं कुछ और नाम से डिनोट कर देता हूँ। इसको मान लेता हूँ मैं ए। ए जो है आपका पुलिस है और ये बी है वो चोर है। इनके बीच का दूरी कितना बता दिया गया है, 120 मीटर। ये चोरी करके भागा और पुलिस ने देखा, ये अपना रफ्तार 7 किलोमीटर के हिसाब से आगे बढ़ा, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वहीं पर ए जो है वो, जो पुलिस है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब पुलिस को चोर को पकड़ना है तो चोर से ज़्यादा ही स्पीड रखना होगा तभी वो पकड़ पाएगा। तो हमेशा देखना पुलिस का जो स्पीड रहेगा वो ज़्यादा ही रहेगा चोर से। अब इतने दूरी पर थे, ये 7 की स्पीड से जा रहा है, ये 8 की स्पीड से जा रहा है। पुलिस को इसको पकड़ने के लिए 120 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये तय बात है। तो 120 किलोमीटर का दूरी तो उसको कवर करना पड़ेगा। अब उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए उसने उससे स्पीड कितना अधिक रखा है, देखो उसका 7 है इसका 8 है, तो डिफरेंस कितना है, 1 का है, 1 का है। ऐसे ही लेना ना हमेशा, कितना दूरी है उसको देख लिए, फिर देखे कि वो उसने कितना स्पीड भाग रहा है। जितना स्पीड भागेगा उसी से डिवाइड करने पर तो पता चलेगा कि कितने समय में उसने उस 120 मीटर की दूरी को कवर किया है। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार ज़्यादा था, ये 120 मीटर की दूरी को कवर करेगा। कवर करने के लिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ज़्यादा थी। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में, ये आपका जो डिस्टेंस दिया वो मीटर में है, यूनिट समान नहीं है। आपको मैथ्स में यूनिट भी समान लेकर चलना पड़ता है। तो मीटर है तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, तो उसके लिए आपको 5/18 से गुना करना होता है। ये बेसिक है,
आपको इसको डिराइव करके जानना पड़ता है, डिराइव करके कैसे आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मूले हैं उनको डिराइव करके लाया जाता है, तो वो सभी हम अपने कोर्स में अवेलेबल कराते हैं कि हाँ, एक स्टूडेंट के तौर पर आपको पता रहना चाहिए कि ये कैसे आता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं अभी विस्तार में तो बता नहीं पाऊंगा, उसके लिए आपको हमारे कोर्स को परचेज करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 5/18 से गुना करता है, इतना भी आप जान लीजिए, इतना आपके लिए अभी जरूरी है। बाकी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स परचेज कर सकते हैं, इतना अभी जानना जरूरी है। तो इसको जानिएगा, कभी भी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी हो, उसको जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना है। 5/18 से गुना किए तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया, और ये तो मीटर था ही, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाता है, सेकंड नीचे था ऊपर चलेगा जाके सेकंड बस बचता है। अब यहाँ से कैंसिल आउट होता है कि हाँ होता है, 5 से तो कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब 18 से 18 ऊपर चली जाएगा तो 24 गुना 18, मैंने कल बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जो चौथा पद है वो पहले पद के साथ मल्टीप्लाई होता है, और जो दूसरा पद इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, वो तीसरे पद के साथ गुना होता है करके। अब यहाँ गुना कर लेंगे, सेकंड में आएगा आपका आंसर। जब 18 से गुना कर तो 18 चौक 72 को 2 36 और आपका 7 आ जाएगा 43, तो 432 सेकंड। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये तो 432 सेकंड में पकड़ेगा कौन? पुलिस चोर को। अब मुझे बोला गया चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय करेगा? जब 432 सेकंड में वो पकड़ा रहा है चोर, तो 432 सेकंड तक वो कुछ दूरी तो दौड़ा होगा, और वही दूरी मुझे निकालना है। 432 सेकंड में वो कितना दूरी दौड़ा है, वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। उसका स्पीड था क्या? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे आंसर किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। ऑप्शन में आपको बताया होगा कि आपको आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। मीटर में चाहिए तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैंने अभी बताया था आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से जब गुना करेंगे, यहाँ हमको गुना नहीं करना था, डायरेक्ट यहाँ ले आना था, तो कट जाता। काटूंगा मैं इससे तो ये बचेगा आपका 24, क्योंकि देखो ना यहीं से मैं गुना करके ही लाया था 18 से ही, 18 से फिर कट गया वो। ये आपका हुआ 24 पंचे 120 और गुना 7, 12 सत्ते 84, तो 840 मीटर। 840 मीटर वो दौड़ा होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये तो रही बात चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछने पर। अगर प्रश्न में पूछा होता पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतने ही सेकंड को, निकाले गए समय को पुलिस के जो क्या बोलना चाहिए स्पीड है उस पर मल्टीप्लाई करते, तो वो आपका आंसर आ जाता। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ ठीक है, 1536 सेंटीमीटर क्यूब है, तब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब ये बनेगा। आयतन के सूत्र से भी हम पहले कुछ चीज़ों को निकालेंगे, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल में जाएंगे। तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर 2-4 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था बेलन के बारे में, सेम वही कॉन्सेप्ट है। घनाभ आप सभी ने देखा होगा। घनाभ का अर्थ क्या होता है? घनाभ आपने कभी ना कभी एक बक्सा देखा होगा, बक्सा जो कार्टून का आता है, कागज वाला, मोटे कागज का, जिसमें कुछ कुछ सामान लेकर राशन सामान वाला आते हैं, तो वो घनाभ की आकृति होती है। कभी भी बोले घनाभ की आकृति तो वही रहता है। ठीक, आप एक रूम को बोलेंगे, एक आयताकार रूम बोला गया तो वो घनाभ की आकृति होती है। वर्गाकार रूम बोला गया तो वो घन की आकृति हो जाती है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है आयतन का L इंटू बी इंटू एच। अब मैंने बताया था कि घनाभ मतलब एक रूम समझ लो, तो रूम में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और रूम की ऊंचाई भी होती है। तो ये इसका सूत्र होता है आयतन का। लेकिन मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है क्या? नहीं दी है। दी किस रूप में है? अनुपातिक रूप में है। तो मैं L अनुपात B अनुपात H क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो छोटा जगह छोटा पड़ जाता है समझाने के लिए। तो ये लिख सकता हूँ, L की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 2 है। अब आयतन मुझे बोला गया था और ये मेरा फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। और जब अनुपातिक रूप से हम उसको संख्या के रूप में लेते हैं तो x ले लेते हैं, क्योंकि x को हम मान के चलते हैं अनुपात में कि वो एक कॉमन फैक्टर है या कॉमन गुणक है जिसको हटाया गया है और अनुपात के रूप में लिया गया है। तो मैंने जब अनुपात से हटाया तो इसको 4x ले लिया, इंटू 3x ले लिया, इंटू 2x ले लिया।
अगर कोई इसी लेक्चर को देख रहा हो, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हो, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक कॉमन फैक्टर ही रहता है किसी पद से, किसी संख्या से। जब हम उसको हटाते हैं दोनों संख्या में से या तीनों में संख्या में से या जितनी भी संख्या दी हो उनमें से कॉमन गुणक को, एक कॉमन फैक्टर को हटाते हैं तो वो अनुपातिक रूप में आ जाती है। तो इसमें से भी x को मान लिया यही कॉमन फैक्टर रहा होगा, जिसको हटाने पर अनुपात ये हो गया। अब इसी कॉमन फैक्टर को हटाने पर अनुपात ये हुआ है, तो फिर मैं अनुपात से वापस संख्या में जाऊंगा तो इसी कॉमन फैक्टर को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो वही चीज मैंने यहाँ किया है। और इसके बराबर क्या दिया गया था प्रश्न में मुझे, 1536 सेंटीमीटर क्यूब ना। सेंटीमीटर क्यूब को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ सेंटीमीटर में दे दिया है, अच्छी बात है। कभी कभी इसको कन्वर्ट करके मीटर में दे देते हैं आंसर को, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखते चलना पड़ेगा। अब ये कट रहा है क्या जी, कट रहा है। इसको मैं 4 ते 12, 12 दूनी 24 ले सकता हूँ। 24 से मैं सीधा काटूंगा तो 6 बार में जाएगा। 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, 144 हटाने के बाद इसमें से कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 24 चौक 96 होता है, 6 बचा था तो 9 और 6 96, तो 64 आया। और ये 1 2 3 तीनों x को मिला के क्या हो जाएगा, x क्यूब, और ये होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 था, जब मैं उधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल। इसी की बात कर रहा था, जब वो घनमूल रहेगा तो 3 लिखा होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये 64 क्या लिख सकता हूँ मैं, 64 को 3 बार 4 में तोड़ सकता हूँ, 4 गुना 4 गुना 4। और ये सेंटीमीटर क्यूब तो दिया हुआ है, मतलब ये 3 की जोड़ी बनेगी तो ये सेंटीमीटर तो बाहर निकल जाएगा। 64 को भी मैं डायरेक्ट बता सकता था कि ये 4 का क्यूब होता है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, जिनको शायद क्यूब याद ना हो तो वो याद कर सकते हैं। मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि आपको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए, उससे थोड़ा सा जल्दी बन जाता है। अगर नहीं याद है तो इस तरीके से आप तोड़ कर भी निकाल सकते हैं। तो ये 3 का जोड़ी बनेगा तो 4 बाहर निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर निकलेगा। तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। ये आंसर नहीं है। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखने से मेरे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यू आ जाएगी। रख दिया तो मैं यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की वैल्यू क्या निकल गई, 4 चौक 16, 3 दिया था चौड़ाई तो 4 तिया 12, और वो निकल गया 4 दूनी 8। ये निकल गई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ये क्यों जरूरी था, ये जरूरी क्यों था, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है आपका फॉर्मूला। इसके लिए LB और H की वैल्यू जानकारी होना जरूरी है। अब वो जानकारी हमें प्राप्त हो चुकी है, हमने निकाल लिया है। तो देखते हैं, 2 तो सामने रहेगा, L और B 16 और 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दो डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। तो 12 छक्का 48, 12 छक्का 72 का 2 हासिल आई 7, 12 कम 12, 12 और 7 192, ये 192 हो गया। फिर देखा B और H, तो 12 अट्ठे 96 हो गया, प्लस L और H तो 16 अट्ठे 16 अट्ठे 48 का 8 हासिल आई 4, 128 होता है शायद, 128। अब ये मैंने जोड़ लिया। अब ये सभी को मैं जोड़ूंगा। अब देखो ये बोर्डामास का रूल भी यहाँ फॉलो हो रहा है। बोर्डामास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर बाकी, तो ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सॉल्व किए जा रहे हैं। तो सॉल्व देखूंगा, 8 तो 10 और 6 16 का 6, 1 का हासिल आया, 2 और 1 3, 12, 12 और 9 21 का 1 हासिल आई 2, 2 और 2 4, 416। मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ओपन हो गया। तो अब इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 832, 832। और क्या सब सेंटीमीटर में थे, और सब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, दोनों गुना हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और 832 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया हो। आयतन के सूत्र से हमने पहले LB और H की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से LB H की वैल्यू को x जो कॉमन फैक्टर था वो प्राप्त हुआ, कॉमन फैक्टर को गुना कर दिए सभी का अनुपात में, उनकी प्रॉपर वैल्यू निकल गई। जो मेन वैल्यू थी उसको फिर संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल बोले या संपूर्ण बोले, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख दिया, फिर वहाँ से आपका आंसर निकल गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापम के एग्जाम में। व्यापम रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जितने भी लेंदी क्वेश्चन थे वो लगभग आपके SSC CHSL लेवल तक के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो विलियन A और B देखते हैं, अगला 35वां जो क्वेश्चन है। विलियन A और B में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3, 9:5। फिर 4 लीटर विलियन A को 5 लीटर विलियन B में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है।
इससे रिलेटेड मैंने अपने पहले वाले वीडियो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो थे उसमें कवर कराया है। अगर आपने देखा होगा तो ये आपसे आसानी से बन जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो देखा है या जिनको बनाने आता है क्वेश्चन, तो अपने साथ वीडियो के साथ साथ ट्राई कीजिएगा। और जिनको सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ समझना बस है, पहले से मतलब बना के बैठे हुए या उनको लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है, तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए ताकि आपका समय और बचे। तो देखते हैं, सबसे पहले विलियन, इसमें बोला ए पात्र और मैंने ले लिया बी। विलियन ए और बी को बताया। ए जो था वो कितने का था, 4 लीटर था, और बी कितना था, 5 लीटर था। अनुपात कितना था किसका, अम्ल और पानी का, तो मैं दोनों में लिख लेता हूँ। पहले मैं यहाँ अम्ल लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ पानी। तो ए और बी के अम्लों को यहाँ लिखूंगा, ए का इधर और बी का यहाँ। अम्ल और पानी का जो रेशियो था वो कितना कितना था, यहाँ था आपका 4:3 और यहाँ था 9:5। इतना तामझाम आपको करना नहीं होगा, पेपर में आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे और बनाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए तामझाम कर रहा हूँ। तामझाम मतलब ये लिखने का जो प्रोसेस है वो। आप जब नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये पूरा सीक्वेंस लिखना होता है, अदरवाइज पेपर में जैसे भी बनाओ आंसर आना है। अम्ल, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अम्ल कितना है बोला तो 4 अनुपात में दिया, लेकिन 4 अनुपात है क्या, नहीं, टोटल मिला के कितना है, 7 है। तो ये 7 अनुपात में 4 भाग जो है वो अम्ल का है विलियन ए में। उसी प्रकार बी में कितना होगा, 9 है, लेकिन 9 अकेले में है क्या, नहीं, टोटल 14 में है, 9 और 5 14, 14 में 9 भाग अम्ल है। पानी की बात की तो पानी 3 था, किसमें, 7 भाग में, इसमें 5 भाग में, 14 में से 5 भाग पानी था। अब ये एक्चुअल मात्रा है क्या, नहीं, अगर मुझे ये अनुपात नहीं दिया होता, ये वैल्यू नहीं दी होती, 4 लीटर विलियन है 5 लीटर विलियन, तो मैं डायरेक्ट इसको लेके सॉल्व कर लेता, दोनों को ऐड करता, अम्ल अम्ल के साथ, पानी को पानी के साथ, आंसर निकल जाता। लेकिन जब उनकी धारिता बता दी गई हो कि कितना उनका था, 4 लीटर या 5 लीटर का उनका विलियन था, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है प्रॉपर अम्ल का, अम्ल में भी और पानी में भी, किसका, वो जो बताया गया विलियन का मात्रा है उसका। तो 4 लीटर में ये अनुपात था, तो 4 लीटर में ये अनुपात था, ये भी 4 लीटर में ही अनुपात था क्योंकि ये ए का है, यहाँ बी का है, बी का कितना था, 5 लीटर का विलियन, तो 5 लीटर में ये अनुपात है और इसका भी 5 लीटर में अनुपात है। ये जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16/7 आएगा, यहाँ 4 तिया 12/7 आएगा, ये हम देखेंगे तो 9 पंचे 45/14 आएगा और ये 25/14 आएगा। ये हमको अब एक्चुअल वैल्यू मिल गई कि अम्ल कितना है और पानी कितना है। अब बोला गया दोनों को मिला दिया गया, दोनों को मिला देते हैं भाई, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल अम्ल के साथ जुड़ेगा, पानी पानी के साथ जुड़ेगा, तो 16/7 धन 45/14 ये जुड़ेगा। पहले अम्ल जोड़ ले रहा हूँ, एलसीएम 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 क्यों आया, अगर जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर देखे होंगे उनको डाउट आएगा कि यहाँ सर 14 क्यों ले रहे हो, इतने दिन से तो अलग अलग वैल्यू थी तो गुना कर दे रहे थे, यहाँ भी तो अलग वैल्यू, गुना क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर इसलिए गुना नहीं किया क्योंकि 14 जो है वो 7 के ही गुणक के रूप में है, 7 का ही 2 गुना होता है, 7 दूनी 14, मतलब पहाड़े में आ रहा है ना। तो जो पहाड़े में जब अलग अलग यहाँ दिखे, अलग अलग तो दिखे लेकिन एक ही का मल्टीपल हो, दूसरा पद एक का मल्टीपल हो, तो जो मल्टीपल होता है उसको ले लिया जाता है। तो मल्टीपल मैंने ले लिया 14 क्योंकि वहीं तक ही जाएगा ना मैक्सिमम। अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे तरीके से निकाल लेना, 7 और 14 वाला बताया था, आपका आंसर 14 ही आएगा। दूसरा, यहाँ पर एलसीएम का और बात बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर आप 7 होता और यहाँ पर 7 नहीं लेते, मान के चलो यहाँ पर कोई ए है, कौन से बता रहा हूँ समझना, ए है और यहाँ पर 7 में हुआ रहता है, समझ सकते हैं आप। हम ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं और यहाँ बी लिए, इसमें ले लेते हैं हम किस, नहीं आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कौन सा अंक लूँ, आपको समझाने के लिए 1 मिनट सोचता हूँ। अच्छा, बड़ा अंक लेने से आएगा। यहाँ मैंने ले लिया 15 और यहाँ मैंने ले लिया 12, ठीक समझेगा। ये मैंने लिए 15, यहाँ लिया मैंने 12। अब मैंने जैसे यहाँ समझाया था कि दूसरा पद का गुणक होना चाहिए 14, तो मैंने डायरेक्ट 14 को ले लिया, नहीं तो मैंने जो बताया बचपने वाला वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा, जो नॉर्मल केस होता है 12 और 15 लिखे, जिससे जा रहा है उसको निकाल लिए। दूसरा केस यहाँ आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे
कि इनका जब एलसीएम लेना हो तो ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है, गुणक एक ही के हैं, ये लोग 3 के हैं, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। जब ऐसी वैल्यू हो तो इसमें आपको देखना होता है कि कौन सा पद और आ रहा है। कॉमन वैल्यू तो 3 है, गुना 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये 5 बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, तो उसको भी गुना कर लेना। क्या बोले, समझा? 3 के गुणक ये भी है, ये भी है, दोनों में 3 आएगा तो 3 तो ले लिया, लेकिन ये 5 बार में जाता है और ये 4 बार में जाता है, तो उनको भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 तिया 60। अगर ये यकीन ना आए कि ये कैसे आया तो आप इसको जो बताया ये वाला प्रोसेस उससे करके देखेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो समझिएगा, एलसीएम लेने के 3 आपको मैंने चीज़ें बता दी। पहले क्या कि अगर अलग अलग वैल्यू है तो डायरेक्ट गुना कर दिए, यहाँ भी अलग अलग था लेकिन डायरेक्ट गुना क्यों नहीं किया उस पर आ रहा हूँ। अलग अलग वैल्यू है तो डायरेक्ट गुना करके बता दिए। गुणक के रूप में है तो जो सबसे बड़ा पद है उसको ले लिए। कितना टाइम हुआ? टाइम है ना अभी, ठीक है। तो और जब गुणक के रूप में तो है, किसी एक पद के कॉमन पद के गुणक के रूप में है, लेकिन अलग अलग वैल्यू है, तो उसमें डायरेक्ट जो गुना करते थे ना, जैसे यहाँ 5 रहता था और b बराबर 6 है तो डायरेक्ट गुना कर दिए। अलग अलग पद था लेकिन यहाँ अलग अलग पद है लेकिन एक ही का गुणक है। यहाँ किसी एक का गुणक था क्या? नहीं, ये अपना अलग था, ये अपना अलग था। यहाँ ये 3 का गुणक है, ये भी 3 का गुणक है, तो फिर उसको ले लिया हमने। इससे गुणन में आता है, पहाड़े में आता है 15 भी 12 भी, तो उसके लिए क्या करना, जो कॉमन पद है उसको तो लेंगे, प्लस वो जितने बार में आता है उसको भी गुणा कर लिया, ठीक है। वरना नॉर्मल प्रोसेस ऐसे करके बनाने वाला ये तो यूनिवर्सल है, इससे कभी गलत होगा ही नहीं। समय बचाने के लिए ये सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया है। कई लोग को लग रहा होगा कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आयतन से संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन घुस एलसीएम में जा रहे हैं, तो जिनको नहीं आता उनके समझने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। फिर देखते हैं आगे। 14 आ गया, ये 2 बार में जा रहा है, 2 गुना कर दिया, 16 दूनी 32 प्लस 1 बार में ही जाएगा तो 45 आ गया आपका 77/14। सेम पानी को जब जोड़ेंगे, पानी कितना था 12/7 धन 25/14, यहाँ भी 14 आएगा, ये 2 बार में जाएगा 24 प्लस 25, ये हो जाएगा 49/14। 49/14 जब हम दोनों विलयन को मिला देंगे तो उसमें परिणामी जो अनुपात रहेगा अम्ल का 77/14 और पानी का 49/14। तो अम्ल अनुपात पानी जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 77/14 अनुपात 49/14। तो 14 और 14 आपस में कट जाएंगे। फिर ये हर तो कट गया, अंश भी कट रहा है कि हाँ ये 7 से जा रहा है, ये भी 7 से 7 बार में जा रहा है, तो क्या आएगा 11:7। और ये ऑप्शन में देखिए अगर है क्या 11:7 ऑप्शन सी में है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बनाना था। इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हुए हैं, तो पहले के लेक्चर भी जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से लंबा खिंचा गया ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ना व्यापम में आते ही रहते हैं। व्यापम हो गया, रेलवे में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेगा। एक ऑप्शन थोड़ा बहुत नीचे में है, ध्यान रखिएगा उसको। अब एक कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, कोई भी कक्षा है वहाँ 100 लोग होंगे, मान लिए 100 लोग हैं, या 100 लोग नहीं भी माने तो 100% तो होंगे, 100% लोग होंगे। 50 भी अपने आप में 100% होता है, मैं बताया। 10 भी होगा तो 100% लोग हैं, ठीक। क्लास में जैसे 25 लोग रहे होंगे तो उसमें से 60% क्या है, छात्र लड़कियां हैं बोल रही, तो बाकी 40% छात्र क्या होंगे, लड़के होंगे। तो मान लिया कि कोई क्लास है जिसमें से 100% लोग हैं, उस 100% में से 60% लड़कियां हैं। 60% लड़कियां हो गई भाई, किस में से, एक्स में से, कोई एक्स है उसमें से। अच्छा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। शेष लड़के हैं तो 40 जो बचेंगे वो लड़के हो जाएंगे, तो 40 यहाँ लिख लिए रहना, 40 लड़के होंगे। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती। अब ये 45% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होती बोल रहे हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब इसमें आपको 2-3% देकर और 2 जगह उत्तीर्ण 2 जगह अनुत्तीर्ण देकर कंफ्यूज किया गया है, बस कंफ्यूज ही किया गया है, बाकी बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो समझिएगा, मैंने बोला कि कोई भी क्लास है जहां स्टूडेंट की संख्या है वो 100% होगी, और 100% को मैंने एक्स ले लिया है, और उसका 60% कौन है, लड़की है, और उसके बचे शेष बचे मतलब भाई 40% बचा है, तो 40% कौन होंगे, लड़के होंगे। अब इस 60% में से ही 45%, अब 100 में से तो नहीं है ना भाई, पूरे क्लास में से तो नहीं बोला उसने बोला 45% लड़कियां, तो 45% लड़कियां कौन होगी, ये 60 में से ही होंगी ना। तो ये 60 में से 45% लड़कियां जो क्या हो गई हैं,
उत्तीर्ण हो गई हैं। और इसको अभी यहाँ नहीं लिखे रहते हैं, ठीक है, बस ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा। तो 45% लड़कियाँ क्या हो गई, उत्तीर्ण हो गई हैं, और 40% लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण बताया और लड़कों का अनुत्तीर्ण बताया है, ठीक है भाई। अब बोला यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 66 है। किसकी, अनुत्तीर्ण होने वाली की। और परसेंटेज किसका बताया गया, उत्तीर्ण का। अब ये जो x का 60% है, जो लड़कियों की संख्या, अब ये लड़कियों में अपने आप में 100% होगी ना। एक क्लास में मान के चलो 25 लड़के हैं, 25 लड़कियां हैं, तो वो 25 लड़कियां अपने आप में 100 हैं लड़कियों में, और 25 लड़के अपने आप में 100 हैं लड़कों में। एक पूरे क्लास का वो 50-50% हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में लड़कियों की संख्या 100% होगी। अगर उसमें से कोई 2-4 नहीं आया तो उसमें बताएंगे कि हाँ लड़कियों की 100% में से 2 लोग नहीं आए हैं करके, ये बताओगे ना ये। और अगर पूरे क्लास के रूप में बताना हो तो क्या बोलेंगे, पूरे 50 में से 2 लड़कियां नहीं आई हैं करके। तो इस बात को समझ रहे हो, तो समझिएगा। तो अब ये जो x का 60% लड़कियां थी, उसमें से 45% क्या हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। संपूर्ण की बात नहीं करता कभी भी क्वेश्चन में। अगर संपूर्ण की बात करता तो यहाँ बोला होता कि पूरे क्लास में से 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, पूरे क्लास में से बताता हूँ, यहाँ पर नहीं बताया गया। तो लड़कियों में से लेना है हमें। तो 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं, और बताया गया किसकी गया संख्या, अनुत्तीर्णों की। तो भाई 45% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 100 में से बचे कितने, 55। वो 55 ही क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, और इन्हीं की संख्या मुझे बताई गई है। तो मैं ले लेता हूँ इसको हम नीचे से ले लेते हैं। यहाँ से देखिएगा कि x का 60% तो लड़की है, 60 को ऐसे लिख सकता हूँ 60/100, उसमें से 45% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 55%। ये अनुत्तीर्ण की परसेंटेज क्यों लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये मैंने निकाला है। 45 को 100 में से घटाकर क्यों लिया है, क्योंकि मुझे संख्या अनुत्तीर्ण की पता है, कितने हैं, 66 हैं। अब यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, 6 बार में 6 से 6 कैंसल, तो ये बचा 200, ये 2 बचा और ये 100 बचा ना, यहाँ से 2 और ये 100, तो x बराबर आपका 200 आता है। ये 200 क्या है, उस क्लास को माना था ना मैंने 100% लोग, वो जो 100% लोग हैं कहाँ का है, एक कक्षा का है, तो एक कक्षा में 200 लोग हैं। अब ये 200 लोग, ये पूछा था क्या प्रश्न में मुझे, नहीं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बोली है। अब लड़कियों की संख्या से अब मुझे मतलब नहीं है, लड़कियों की संख्या से मुझे निकल गया टोटल कितने छात्र हैं। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि इस 200 में से शेष लड़के थे, मतलब 40% लड़के थे। लड़के के मैंने बता दिया था शुरू में। फिर बोला उसमें 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब इसी 40% में से जो 40% है वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, तो अनुत्तीर्ण जब 40 हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 60% लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे। 60% लोगों की ही संख्या पूछी, उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण 40 था, तो 60 कितना, उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 60%। सिंपल, वो मैं निकाल लेता हूँ अब। तो ये 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो आपका 48 जो लड़के होंगे पूरे 200 की कक्षा में वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब ये संख्या के रूप में पूछा था, परसेंटेज पूछा रहता तो मैं डायरेक्ट 60% आंसर ले सकता था। लड़कों में से 60% अगर बोला होता, अच्छा आते हैं उस पर। ये टोटल निकल गया, यहाँ तक आप समझ गए कि कैसे कैसे मैंने निकाल दिया 48। ये संख्या में पूछा था, संख्या ही पूछा था, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता। अगर क्वेश्चन पूछा होता कि परसेंटेज में बताइए कि कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो मुझे क्या करना होता, ये 200 में से मैं निकाला रहता ना जो 48, ये 48 कितना परसेंट होगा, किसका, ये 200 का, तो पूरे कक्षा में से मुझे बताना होता कि लड़के कितने हैं। या फिर पूरे में से मैं नहीं बताता तो इसी का मैं परसेंटेज निकाल देता कि 60% क्या होता, तो वो 60% मेरा निकल जाता। परसेंट यहाँ पर समझिएगा, ये जो 60% है किस में से बता रहा था मैं, टोटल 100 में से बता रहा था 60%। फिर उसमें से फिर एक्चुअल में तो 100 नहीं था ना, वो एक्चुअल में तो कितना था, पूरे लड़कियों का 40% था, उस 40 में भी परसेंट मेरे को बताना पड़ता। उस 40 का परसेंटेज बस इतना निकालता, 200 का 40%, जो भी वैल्यू आता उसका 60% बताता। ठीक है, इस 48 में से लेकर। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कभी उस प्रकार का क्वेश्चन आएगा आगे तो फिर बता दूंगा उसको। थोड़ा शायद आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ हो, तो 48 तक ही समझना, अगर कन्फ्यूज़न हुआ हो तो उसके बाद की चीज़ों को भूल जाना। अब आगे बढ़ते हैं। एक 8 मीटर लंबी और दूसरी 14 मीटर लंबी दो रस्सियों को
8 और 14 मीटर लंबी दो रस्सियों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन में। जब भी न्यूनतम बोले, कम से कम बोले, तो आपको एलसीएम निकालना होता है, और जब भी अधिकतम बोले या उच्चतम बोले, अधिक से अधिक बोले, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, वो निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालना है यहाँ पर भी, क्योंकि अधिकतम संभव लंबाई के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन देखने से तो लगता है कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा या नंबर सिस्टम का होगा, बट ये रहता है एलसीएम एचसी पर बेस्ड। अब किसका एलसीएम निकालेंगे सर, किसका एचसीएफ निकालेंगे? यहाँ तो अधिकतम बोला है तो एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालेंगे? तो जो आपको डाटा दिया है उसका, क्या 8 मीटर लंबी और 14 मीटर लंबी, इसी को तो समान टुकड़े में काटा जाना है ना, और उसी को पूछ रहे कि वो समान टुकड़े में काटने वाली लंबाई अधिकतम कितनी होगी। तो अधिकतम कितनी होगी निकाल लेते हैं भाई। ये 8 दिया था, ये 14 दिया था। इसको एचसीएफ में मैं तोड़ूं तो इसको मैं गुणनखंड में क्या कर सकता हूँ? 2 गुना 2 गुना 2 ये कर सकता हूँ। इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? 2 गुना 7 कर सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। अब इसमें देखिएगा कि कॉमन कितने पद हैं। ये 1 2 कॉमन है ना, वैसे तो यहाँ 3 2 है और यहाँ 1 ही 2 है, तो दोनों में कॉमन कितना है? 1 है, तो 1 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है इसमें? 7 कॉमन है क्या? दोनों में है 7? नहीं है, बस इसमें है तो नहीं लेना है 2। तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा? HCF। और यही आपका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक टुकड़े को अधिकतम 2 मीटर की लंबाई में काट सकेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे में समझ नहीं आया तो ऐसे कर लेना भाई, 8 और 14 करके यहाँ से निकालना, यहाँ से फिर देखना ये 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 7 बार में, फिर यहाँ से दोनों अलग अलग जाना चालू हुए, तो कौन कौन से पद से दोनों कॉमन गए थे उसको निकाल लेना। हाँ, ये 2 से कॉमन गया था। अच्छा सॉरी, ऐसे नहीं करना, ये एलसीएम के फॉर्मेट में आ जाएगा। आप इसको ना अलग अलग निकालिएगा। अलग अलग कैसे, तो बताता हूँ। एचसीएफ के लिए अलग अलग, 8 को पहले भाग दीजिएगा कितने बार जाता है, फिर 14 को भाग दीजिएगा कितने बार जाता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएगा आपको, मैंने यहाँ गुणनखंड के बताया, वहाँ पर आप डिवाइड करते जाओगे 1 तक तो ऐसे ही आएगा। फिर देखना दोनों में कॉमन कौन है, जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखें। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ गया जिसमें इसमें भी वो पद नहीं है जो इसमें है, और इसमें जो पद है वो इसमें नहीं है, अलग अलग हो गया। जैसे ले लेते हैं 9 और ले लेते हैं 8, तो ये हो गया भाई 3 गुना 3, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2। दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। दोनों में कॉमन नहीं है तो गुना 1 तो आता है अंतिम में, यहाँ भी गुना 1 आएगा अंतिम में। तो ये एक आपका जो कॉमन है, जब कभी कोई भी अंक कॉमन नहीं मिले तो एक कॉमन होता है, वो आपका एचसीएफ हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये अधिकतम लंबाई 2 मीटर होती। आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रित आवर्ती दशमलव है। तो इस बात को समझिएगा, ये वाले क्वेश्चन को समझिएगा आप, कि इसमें मिश्रित आवर्ती दशमलव पूछा गया। आवर्ती दशमलव होता ही है क्या? आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होता है? आवर्ती दशमलव मतलब ऐसा अंक जो खुद अपने आप को रिपीट करते जाए, मतलब दशमलव के बाद का वो अंक जो रिपीट कर, जैसे 3 3 3 3 3, ये होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती का ही मतलब होता है बार बार आना, रिपीटेशन में आना, फ्रीक्वेंट आना। तो ये 3 3 3 3 हुआ। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो जिसको 0.3 बार के रूप में लिखते हैं, तो ये होता है आपका आवर्ती दशमलव। अब मिश्रित आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होगा? कि उसमें मिश्रण होगा, दशमलव के बाद आवर्ती दशमलव का मिश्रण होगा। मतलब 0.1557777 ये हुआ, तो ये मिश्रित है। इसमें 1 और 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसमें केवल 7 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? 1 5 7 की घात 7 के ऊपर 12, इस तरीके से। तो ये होता आपका मिश्रित आवर्ती, ये होता आवर्ती। अब इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कैसे, 57, इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित आवर्ती दशमलव पूछा था, तो ये हो गया केवल आवर्ती दशमलव, ये हो गया मिश्रित। तो इस प्रकार का कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ये। मतलब ये 0.3 है और 8 बस ही रिपीट होते जा रहा है आपका। ठीक है, तो आज समय हो चुका है, तो अभी के क्लास में इतना ही रखते हैं। आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को, ताकि जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच पाए। तो शेयर करने का कष्ट कीजिएगा और कमेंट तो कीजिएगा, उसका मैंने फ़ायदा बता दिया है, ताकि हमको अपने बारे में मूल्यांकन हो सके और आपको क्या हमसे चाहिए, हम आपके लिए और क्या लेकर बेहतर लेकर आ सकते हैं, उसके लिए कमेंट करना जरूरी है।
लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा कि मैं आपके लिए अच्छा ही कर रहा हूँ करके। और बस सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लगातार इस प्रकार के सेशन के अपडेट मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे जो बचे हुए 12 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।